एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान और चीन के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि सीपीईसी के तहत अलग अलग परियोजनाओं में चीन ने कुछ $50 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिया है और ये आंकड़ा लगभग $60 बिलियन तक जाने वाला है और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को कर्ज दिए जाएंगे। और इसमें से $19 बिलियन केवल पावर प्लांट बनाने के लिए वहां पर थे, इंडिविजुअल पावर प्लांट या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के पावर प्लांट, जिसमें कि चीन ने पैसे लगाए, संयंत्र लगाए, सारा कुछ चीन ने ही किया। इन पावर प्लांट्स को टेक और पे के बेसिस पे लोन दिया गया था। टेक और पे मतलब पहले ही करार हो जाता है कि इतना सामान हम प्रोड्यूसर से या प्रोडक्ट बनाने वाले से हम लेंगे, यदि हम नहीं लेते हैं फिर भी उतना पेमेंट करना पड़ेगा। इसका फायदा ये होता है कि इससे आसानी से लोन मिल जाता है, पर नुकसान ये होता है कि यदि हम उतना सामान उनसे नहीं लेते हैं तो फिर भी उतना ही पेमेंट करना पड़ता है। सेम इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुआ। उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की है, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का दाम लगाया, उसके हिसाब से ये पूरा कर्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बाद में ये पता चला कि वो जो दाम लगाया गया था वो उचित मूल्य से ज्यादा निकला। इसके कारण जो चीन का कर्ज है वो उन पर ज्यादा हो गया है। अब पाकिस्तान चीन से ये कह रहा है कि इसको रिकैलकुलेट किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए या रिविजिट किया जाए। अब चीन ये कह रहा है कि ये सारी चीजें, जो एक कर्ज पर जो दाम है या इस पर छूट देने की बात है, वो सारी चीज हमारे बैंक करते हैं। उसमें चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक शामिल है, इसके अलावा चाइना डेवलपमेंट बैंक शामिल है। इन बैंकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे और इन चीजों को रिजेक्ट कर दिया गया है। सेम चीज फिर चीन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कन्वे कर दी है। पाकिस्तान को यहाँ पर फिर से चीन ने चूना लगा दिया है। बात यहां पर यह है कि चीन इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है। अभी हालिया खबर में निकलकर सामने आया था कि पाकिस्तान अमेरिकन बेस के लिए बातचीत कर रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है। इसके लिए तालिबान की तरफ से भी उनको लताड़ लगाई गई थी कि इस प्रकार के जो पड़ोसी हैं वो किसी भी तरह से अमेरिकन बेस अपने वहां नहीं बनाने चाहिए, पर पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में वो तालिबान का भी साथ देता है, इधर तालिबान के खिलाफ अमेरिकी बेस अपने वहां बनाना चाह रहा है। अब अमेरिकी बेस उनके वहां बनेगा, अमेरिका से क्लोजनेस होगी तो चीन जाहिर सी बात है कि गुस्सा होगा और यही गुस्सा यहां पर देखने को भी मिल रहा है। अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि किस प्रकार से वो आगे चलेगा। बात यहां यह भी है कि चीन इसी प्रकार से अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका 109% जीडीपी का कर्ज चल रहा है और उनके फॉरेन एक्सचेंज में भी कर्ज के डॉलर डाले गए हैं ताकि वो विदेशों से व्यापार कर सकें। तो इस प्रकार से पाकिस्तान चल रहा है। आसानी सी बात है कि ग्वादर पोर्ट अब पूरी तरह से चीन के हाथ में जाने वाला है। वहीं पाकिस्तान और चीन की बात चली है तो चीन की पीएलए की बात कर लेते हैं। अभी उनके सेंसस रिपोर्ट निकलकर आई, जनगणना रिपोर्ट निकलकर सामने आई और आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से गिर रही है। उनका फर्टिलिटी रेट 1.3 हो चुका है, जो कि अगर किसी देश को सरवाइव करना है, अपनी मूल जनसंख्या बचाए रखना है तो 2.1 होना चाहिए औसतन। 1.3 फर्टिलिटी रेट का मतलब एक औरत 1.3 बच्चे को जन्म दे रही है औसतन। आपको पता है कि 1979 से ही चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लगी हुई है, इसलिए एक से ज्यादा बच्चे को पैदा नहीं करते हैं। 2016 में उसको हटा दिया गया था और ये जो 2020 में 10 सालों की जनगणना की रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें केवल 12 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ है, जो कि उनके 1961 के समय में सूखा जो पड़ा था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो उसके बाद अब सबसे कम रेट से उनकी जनसंख्या बढ़ी है। 10 सालों में ये कुछ 5.5 के रेट से जनसंख्या बढ़ी है। इसका बहुत सीधा सीधा असर उनकी पीएलए में देखने को मिल रहा है। उनके जो जानकार हैं 1999 में ही उन्होंने चीन को आगाह कर दिया था कि इस प्रकार की प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में आएगी अगर वन चाइल्ड पॉलिसी चलती रहेगी तो। इसी के लिए तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह महिलाओं को आर्मी में उन्होंने इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की भी इस प्रकार की जनसंख्या नहीं रह गई है कि उनकी सेना में भरपूर मात्रा में लोग आ सके, तो उन्होंने महिलाओं को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे यहाँ के महिलाओं को रिक्रूट करना एक अलग लेवल की चीज है, उनके वहां अलग लेवल की चीज है। इसी तरह से चीन ने भी महिलाओं को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था, वो इसलिए कि कॉम्बैट ड्यूटी में अगर नया भी भेजा जाए तो कॉम्बैट ड्यूटी में इतने पुरुषों की संख्या हो ताकि पीछे जो काम चल रहा है वो महिलाओं के द्वारा करवाया जाए। अब इसमें 70%
ऐसे पीएलए के सोल्जर्स हैं जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत पैदा हुए हैं, मतलब उनकी कोई भाई बहन नहीं है। इसके अलावा 80% कॉम्बैट ड्यूटी में ऐसे पीएलए के सोल्जर्स हैं जिनके कोई भाई बहन नहीं है। और जिस प्रकार से उनकी जनसंख्या बहुत धीमे तरीके से बढ़ी है, आने वाले समय में उनको हजारों लाखों अगर सैनिकों की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी विश्व की सबसे बड़ी सेना है, तो आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। 2009 में 1,20,000 ग्रेजुएट्स को चीन को लेना पड़ा था, अपनी सेना में लेना पड़ा था। वो इसलिए क्योंकि उनको देहात में मजबूत जो नौजवान है वो नहीं मिल रहे थे, शहरी नौजवानों को उनको लेना पड़ा था जो कि ग्रेजुएशन किए हुए थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले लोगों को इसलिए भी लिया गया कि जो अच्छे अच्छे हथियार, नए नए हथियार निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको चलाने योग्य उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पर वो ये भूल रहे हैं कि जो सेना होती है वो अपने जो दमखम है उससे भी लड़ती है, टेक्नोलॉजी से तो लड़ती ही है, पर अपने अंदर दमखम भी होना चाहिए। भारत में भी जो ग्रेजुएट सिलेक्शंस होते हैं वो ऑफिसर्स के लिए होते हैं, पर सैनिकों के लिए इस तरह की कोई भी आवश्यकता भारत में नहीं होती है। और ऑफिसर्स कुछ 1 से 1,500 ही हमारे वहां लिए जाते हैं। इस तरह से जो चीन ग्रेजुएट लोगों को ले रहा है, उनको सिखाने के लिए वो उनको पद्धति भी चेंज करनी पड़ रही है। इनको साइकोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता पड़ रही है ताकि उनके अंदर मजबूती, उनके दिमाग की जो मजबूती है उसको बनाए रखा जा सके। चीन पर इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई, 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आई गई। पर अब आज की खबर में निकलकर सामने आ रहा है कि 3 बच्चों तक अलाउ कर दिया गया है चीन में। बात यह है कि 3 बच्चे तक अलाउ कर भी दिया जाए तो पैदा करना कोई नहीं चाहता है। 2 बच्चे आजकल बहुत ज्यादा माने जाते हैं। अब जो जनसंख्या ऑलरेडी कम हो चुकी है वो और भी कम बच्चे पैदा करेगी। इससे उनकी जो वृद्धि दर है वो 1.3 से भी नीचे जा सकती है। इसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत अबॉर्शंस बहुत हुए और उसमें केवल मेल चाइल्ड की कामना जो थी उनको ऐसा करने पर मजबूर करे, जिससे कि औरतों की संख्या भी वहां पर कम होगी ऐसे भविष्य में, या हो रही है, जिससे कि शादियों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा होने वाले और आगे बच्चों पर असर पड़ेगा और इसका सीधा सीधा असर पीएलए पे भी देखने को मिलेगा। तो चीन ने जो बहुत पहले ब्लंडर किया था वो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिकन एगीज की बात करते हैं जो कि उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका SM-6 है, यानी कि स्टैंडर्ड मिसाइल 6। इसके द्वारा स्लावो मोड में 2 फायर किए गए और वो किस लिए किए गए? बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा के लिए। ये शिप में लगा हुआ सिस्टम था और डिफेंस चेक किया जा रहा था इस मिसाइल के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से। पर यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया उस बैलिस्टिक मिसाइल को जिसपे ट्रायल किया जा रहा था। अमेरिका ने ये साझा किया है, मीडिया में ये बताया है, पर यह नहीं बताया किस लोकेशन पे किया गया, किस शिप के द्वारा किया गया। बस उन्होंने ये बताया कि इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार इस प्रकार की चीजें करती रहती हैं कि इंटरसेप्ट करना, अपने हथियारों को चेक करते रहना, उसी चीज में ये चीज निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात करें क्वाड की, तो चीन भ्रांतियां फैला रहा है क्वाड को लेके कि ये मिलिट्री कॉपरेशन है और इससे मिलिट्री अटैक करने के प्रयास में लगा हुआ है क्वाड देश या क्वाड के जितने भी देश जुड़े हुए हैं। ये चीज हमारे सेना प्रमुख ने कही है और ये भी कहा है कि चीन ये चाहता है कि क्वाड से लोग दूर हो जाएं और ये समझें कि ये मिलिट्री कॉपरेशन है, और इस तरह की भ्रांतियां फैलाकर वो अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहा है। क्वाड से तो उसकी ऐसी हालत खराब है, हम सभी को पता है। जिस प्रकार से वो बांग्लादेश और श्रीलंका को घेरने का प्रयास कर रहा है, हम सभी को पता है कि क्वाड से उनकी कितनी ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।